अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बाबर आवान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है कि इमरान खान की जिंदगी को अगले 24 घंटों में संगीन खतरात लाहक हैं। उनका कहना है कि बनी गाला के गिरदो नवाह में मशकूक अफराद देखे गए हैं, संजीदा खदशात हैं। हुकूमत को इमरान खान की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने चाहिए और इमरान खान और उनके ज़ाती सिक्योरिटी स्टाफ को भी इस सिलसिले में हुकूमत और इंतजामिया से भरपूर ताउन करना चाहिए। इमरान खान मुल्तान के 20 मई के जलसे के बाद से ही पेशावर में मुक़ीम हैं, जहां से वो आज बनी गाला पहुंचे हैं और पार्टी की कोर कमेटी के इजलास की सदारत की है। दूसरी जानिब सियासी माहौल में फरवरी के आखिर से आई हलचल किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रही और आगे इसमें तेज़ी के इम्कानात हैं कि इमरान खान ने ताहाल आगे के लाहे अमल का ऐलान नहीं किया, लेकिन इम्कान है कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में कुछ तंजीमी तब्दीलियां भी की हैं और पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर इंतखाबात भी जुलाई के वस्त में होना है। माशी मैदान में भी पाकिस्तान अभी तक मुश्किलात का सामना कर रहा है। हुकूमत ने कुछ सख्त इक़दामात लिए हैं जिससे महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और आगे मजीद इजाफा नागुज़ीर है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन इस पर ब्लेम गेम जारी रखे हुए हैं कि दोनों कह रहे हैं कि उनके बायस यानी गुज़िश्ता हुकूमत के बायस, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत के लोग कहते हैं कि आने वाली हुकूमत के बायस ये महंगाई हो रही है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए माशी उमूर भी हैं। सीनियर एनालिस्ट रजा रूमी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ हैं। बजट आने में चंद ही दिन रह गए हैं, जून का महीना है, सबकी नजरें इस जानिब हैं क्योंकि जो माशी बहरान है, जो माशी अदम इस्तेहकाम है, जोरों पर है और लोग परेशान हैं। आने वाली हुकूमत की जानिब से जो सख्त माशी फैसले लिए गए हैं और जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। अब की बार भी यही कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमत हमारे लिए माइंस लगाकर चली गई। पॉलिटिकल लैंडस्केप की तरफ जाएंगे कि वहाँ का अदम इस्तेहकाम ये सब पैदा कर रहा है कि यहाँ का अदम इस्तेहकाम वहाँ अदम इस्तेहकाम ला रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगाज़ करें कि जो मईशत हमारी जहाँ खड़ी है आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी है या नहीं। मुजम्मिल असलम साहब आपसे आगाज़ करूंगी। करंट अकाउंट खसारा जो आया है 10 माह का, वो 13.7 बिलियन डॉलर का है। ये करीबन वैसे ही फिगर्स हैं जैसे गुज़िश्ता हुकूमत यानी कि आपसे पिछली हुकूमत नून लीग गई थी तो छोड़कर गई थी। 10 माह में अगर अगले 2 महीने भी डाल लिए जाएं, आप लोग ही रहते तो 18 या 20 बिलियन डॉलर तक ये तमाम मामला पहुँच जाता। तो आप गुज़िश्ता 10 माह को फिर किस तरीके से माशी कामयाबी कहते हैं? शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि जब हम हुकूमत में आए थे तो 19.2 अरब डॉलर करंट अकाउंट खसारा था। उसको 1 साल बाद हमने कम करके 13 अरब डॉलर किया, फिर उसके अगले साल हमने 7 अरब डॉलर किया और जो पिछला साल 2021 था उसको हमने कम करके 1.9 अरब डॉलर कर दिया। यानी 19 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर पे हम सफ़र ले आए। इस साल अभी जो है, जिस दिन हमारी हुकूमत ख़त्म हुई थी अप्रैल में, तो अप्रैल के महीने तक हमारा 12.5 अरब डॉलर था। मई के महीने का मई और जून रह गया। ये उस रन रेट को भी लगाएं तो 14.5-15 अरब डॉलर बनता है। ये साल आपको पता है कि पूरी दुनिया के लिए जो है बहुत सख्त तरीन साल है। 40 साल की सबसे बुलंद तरीन आलमी महंगाई है। सिर्फ 4 चीज़ें अगर आप गिन लें, तेल, खुर्दनी तेल, वैक्सीन और उसके बाद चौथी चीज़ जो है कोयला, इनकी सिर्फ कीमतों में जो हमने पिछले साल मिकदार मंगाई थी, इनकी कीमतों में 10 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ा है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये दुनिया के हाथ में था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इस क्राइसिस को आपने फेस कैसे करना है। हमने पूरा साल उसको फेस किया और हमने उसको फेस किया और पूरा साल गुजारा। माजी में इस तरह के जब भी हादसा हुए, पाकिस्तान 6 महीने में बैंक करप्ट हो गया, जैसे कि 2008-9 में जब मुशर्रफ साहब का दौर था। हमने उसकी प्रॉपर फाइनेंसिंग की, सब कुछ किया। अनफॉर्चुनेटली जब ये मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद चाइना ने जो 2.5 अरब डॉलर हमें वापस देने थे, जो हमने उनको अदा किए थे मार्च में, वो रुक गए, जो अब सुनने में आ रहा है कि शायद मिल जाएंगे। और एक और चीज़ ये कि 1 अरब डॉलर जो 12 साल का गन था, जो रिकोडिक का, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो है उसको वो कर दिया था और उसमें 11 अरब डॉलर का जुर्माना था, उसको भी हमने सेटल करके मार्च के महीने में 1 अरब डॉलर की कीमत अदा की। यानी कि हमने अपने आखिरी महीने में भी 3.5 अरब डॉलर अपने खजाने से अदा किए। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं देखने को मिला। अब रहा सवाल ये कि आज आप देख लें, मैंने भी ट्वीट किया है, गवर्नर स्टेट बैंक जो है इस वक्त जो कायम मकाम, उन्होंने 3 मिनट का स्टेट बैंक की तरफ से बयान जारी किया
और उन्होंने उसमें 3 बातें की हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत मजबूत, दूसरी उन्होंने बात ये की कि पीटीआई की हुकूमत में 2 साल में पूरी दुनिया में 10 से 15% जीडीपी के तनासब से कर्जा बढ़ा, पीटीआई की हुकूमत में वो कम हुआ, पिछले 2 महीने में 77% था, जीडीपी के हिसाब से वो 71% हो गया। और आखिरी बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान के जो अभी भी आज की तारीख में भी जो रिजर्व्स की कंडीशन है जब 2018-19 था उससे $4 अरब बेहतर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मईशत, ये आज का स्टेट बैंक का, हाजिर स्टेट बैंक का पॉडकास्ट है जो उन्होंने 3 मिनट का जारी किया। ठीक, मुजम्मिल साहब, मुझे इजाजत दीजिए कहने की, अगर ये सब माशी कामयाबी है, 4.25 साल की एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, स्ट्रेटेजी की, मैं तस्लीम करती हूँ, चलें आपकी माशी बट ये कैसी माशी कामयाबी कि 4 हफ्ते नहीं ठहर सकी ये माशी कामयाबी, जहां मामलात खड़े हैं। जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो कहती है कि आपके किए मुआहिदों के बायस हमने सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ रही हैं। ये आप लोगों की गुज़िश्ता गवर्नमेंट की दी गई जबान थी जब पैसे लिए गए। अगर 4.25 साल इतने सक्सेसफुल रहे तो 4 हफ्ते ना ठहर सके फिर वो? देखें, पहले तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक निहायत ही आप जो है किसी घर को बनाते हैं या किसी चीज़ को बनाते हैं, उसमें 4 साल लग जाए और उसमें अगर किसी अनाड़ी को या जाहिल को घुसा देंगे तो वो उसका बेड़ा गर्क मिनटों में कर देगा। तो ये जो है मईशत पे भी एग्जाम्पल फिट होती है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ आयशा, और आपके थ्रू आपके व्यूअर्स को भी क्लियर कर दूँ कि हमारी हुकूमत, आपको याद होगा ना आखिरी दिन किस दिन थी, 10 अप्रैल थी। हालांकि 30 मार्च को हम चले गए थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने दूसरी दफा भेजा हमें 7 अप्रैल को, और 2 दिन में उन्होंने कहा कि वो 7 दिन तक तो आपको पता है। तो मैं आपको 15 अप्रैल तक ले जाता हूँ। 15 अप्रैल को जब शहबाज शरीफ हुकूमत ने पहली दफा तेल की कीमतों का ऐलान करना था, उस दिन ओगरा की समरी के हिसाब से पेट्रोल में 23 रुपए लीटर सब्सिडी थी। अब आपकी बात मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हमने लैंड माइन बिछा दी, बारूदी सुरंग बिछा दी, तो 15 अप्रैल जो हमारी हुकूमत के आखिरी दिन से भी 5 दिन आगे थी, 23 रुपए की सब्सिडी थी। अभी ये पिछले 1 हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दिए। ये बीच की जो 27 रुपए की और 37 रुपए की लैंड माइन है वो किसने बिछाई है? मुजम्मिल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा ये सवाल रखने की। आप लोग बार बार कह रहे हैं, और ये मुझे अभी भी याद है कि जब रशिया के दौरे से वापस आए तो 28 फरवरी को जो अनाउंसमेंट की गई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उन्होंने कहा हम अब पेट्रोल की कीमत बजट तक नहीं बढ़ाएंगे बल्कि 10 रुपए और सब्सिडाइज कर दिया गया। आपने अनफंडेड सब्सिडी क्यों रखी? आने वाली हुकूमत का ये कहना है कि अनफंडेड सब्सिडी थी। वो पैसे कहाँ से लिए गए थे, एयरमार्क कैसे किए गए थे, वो किस जगह रखे गए जो आने वाली हुकूमत को ना मिले, और इसलिए वो कहते हैं कि हमें बढ़ानी पड़ी। और फिर ये भी इसमें आप बता दीजिएगा कि उसकी मंजूरी कहाँ से ली गई, ईसीसी से, काबीना से, या सिर्फ वजीर आजम का एक ज़बानी फरमान था? मतलब जिसको आप कह रहे हैं सब्सिडी, वो किस पैसे से और कहाँ से दी जा रही थी या दी जानी थी जून तक? पहली बात तो मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है। 15 अप्रैल का आप ओगरा का स्टेटमेंट उठवा लें, ये जो वजीर आजम को जाती है तो 23 रुपए की सब्सिडी दी। दूसरी, इमरान खान ने 466 अरब रुपए की 4 महीने की सब्सिडी का ऐलान किया। देखिए, सब्सिडी का ऐलान का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है बैंक से पैसे निकाल के कैश कोने पे रख दिए। जब आप माली साल का बजट ऐलान करते हैं तो आप इसी तरह करते हैं कि अगले साल मेरी इतनी आमदनी होगी, इस आमदनी से मैं इतने अखराजात करूंगा, इतने कर्जे उतारूंगा। इसी तरीके से जब आपको बजट आता है, जब आपने सब्सिडी ऐलान की तो उस पर आपने काटा पीटी की कि आपने कहा कि मैं 100 अरब रुपए तरक्याती अखराजात के कम करूंगा, 140 अरब रुपए मुझे सूबे देंगे, 120 अरब रुपए की जो हमारी प्रॉफिट में कंपनी है उनसे हम लेंगे, और 56 अरब रुपए हमें जो है कर्ज लेंगे, और 50 अरब एफबीआर देगी। ये आईएमएफ को प्लान सबमिट हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारी आपने सवाल क्या बोला था, मैं जरा सा मेरे जहन से निकल गया, बड़ा अहम सवाल पूछा। एक तो यही सवाल है कि वही बात है जो आपने कह दिया कि वो तो साथ साथ चलता है, लेकिन फिर भी अगले 3 माह के लिए फिर मंजूरी किसने दी? अच्छा, पार्लियामेंट से अप्रूवल। देखें, पेट्रोलियम समरी हर 15 दिन बाद आती है और उसका जो है वजीर आजम का इख्तियार होता है उसको जो है उसकी कीमत को या हाँ कर देना या ना कर देना, ठीक है, और फिर वो कैबिनेट से रेक्टिफाई होती है। हमने जब ये ऐलान किया था, ये किया था 1 मार्च 2022 को, ऐसे ही है, ठीक है।
पहले महीने पहले 15 दिन की सब्सिडी थी 1 अरब रुपए और उसके अगले 15 दिन की सब्सिडी थी 32 अरब रुपए। शौकत तरीन ने उसकी ईसीसी से अप्रूवल करके गया है, 30 मार्च तक के वो पैसे पूरे दे कर गया है, ठीक है, और अप्रूव करके गया है। अप्रैल मुझे करेक्ट कीजिएगा, जहां मुझे याद पड़ता है 1 मार्च से ऑनवर्ड्स तो गालबन शायद इजलास ही नहीं हुआ काबीना का। नहीं 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 नहीं, सर्कुलेशन पे सर, ये अभी तो ये भी कौन सा इजलास कर रहे हैं, 2 महीने से सर्कुलेशन पे ये जो है समरीज पास होती है। ईसीसी, हाँ ईसीसी से पहले पास होता है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके बाद कैबिनेट जाता है। शौकत तरीन जो है मार्च के महीने की पूरी सब्सिडी के पैसे भर के गए। अप्रैल के महीने में तो हम थे ही नहीं, आपके सामने है ना, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को कहा कि 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कराए। अप्रैल के जो 10 दिन थे वो उसमें कोई हुकूमत नहीं थी जी। और दूसरी बात और सुन ले, मार्च के महीने में 32 अरब रुपए था टोटल सब्सिडी। अप्रैल का जो इनका पहला महीना था उसमें 68 अरब। मई के महीने में जो भी चल रहा है, खत्म हुआ है, उसमें 125 अरब रुपए। ठीक हो गया। तो फर्क देखें कितना है। दूसरा सवाल ये उठाए आप लोगों से कि 23 रुपए जब लीटर सब्सिडी हमारे दौर में थी, ये 60 रुपए कैसे हो गया? चले, मैं इसी सवाल को लेकर बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। बड़ी क्लैरिटी से मुजम्मिल असलम साहब ने बताया कि वो क्या करके गए और कितनी बड़ी माशी कामयाबी थी। पीजे मीर साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो भी हुकूमत आती है, जब पीटीआई की हुकूमत भी आई थी, वो पहला साल 1.5 साल यही कहते रहे और ये भी बताया कि हम तो जानते ही नहीं थे कि कितना बड़ा मेस करके चले गए हैं। ये तो समझ ही नहीं आ रही हमें कि किधर से पकड़े और कहां से छोड़ें। पिछली हुकूमत बारूदी सुरंगे बिछा गई। यही बात अभी जिस हुकूमत को आए 1.5-पौने 2 महीने और वो भी यही बात कर रही है। वो गए थे पेट्रोल पर, ये गए हैं पेट्रोल सब्सिडी दे गए, शाहिद खान अब्बासी साहब की हुकूमत टैक्स छूट दे गए। ये कहिएगा कि अब जो कुछ मुजम्मिल असलम साहब बता रहे हैं, इससे बिल्कुल बरअक्स जो हुकूमत बैठी है वो हमें बता रही है दिन रात प्रेस टॉक्स के अंदर। सर, ये सिलसिला कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? हम बतौर अवाम क्या किसी को जिम्मेदार भी ठहरा सकेंगे? अच्छा, जब भी आपने पावर में आना होता है तो आप बड़े बड़े बोल बोलते हैं। सब ने बोले, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, सब ने बोले। मैं खुद इमरान के पास जब पीएम हाउस गया तो मैंने कहा, यार यू सेड के इतने ये रिलीफ होगा, ये होगा। उसने कहा, तुझे पता है कि मैं अब इधर आया हूँ तो यहाँ पता कि यहाँ तो सूरत हाल ही और है। बाहर तो मैं कंटेनर में बड़े नारे लगा रहा था, यहाँ पता लगा है मुझे कि यहाँ तो सिचुएशन ही और है। बिल्कुल सही कहा उसने। क्वेश्चन इज़ कि जब हम बात करते हैं जनरल मुशर्रफ की, जब वो छोड़ के गए, वो 80 डॉलर पे आपको बैरल छोड़ के गए। इंटरिम गवर्नमेंट आई, वहाँ 100-150 रुपये पे बैरल हो गया। वर्ल्ड प्राइसेस राइज हो गई। आपके पास लिक्विडिटी भी थी, आपके पास सब कुछ था, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं थी। आपकी इंटरिम गवर्नमेंट नीचे आपको लेके चलेगी। अब आगे आती है पीपल्स पार्टी और ये इसका कोलिशन, ये चल नहीं सके। मैच इन दोनों का है, पीटीआई का नहीं है। ये जो अभी आपने, ये इमरान सेंट्रिक मूवमेंट है। मैच पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन का। अब उस वक़्त भी मैं नवाज शरीफ के साथ आयशा वापस आया था इधर से, लंदन से, तो वहाँ भी सेट के मैंने डिसाइड कर लिया मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट से। मैंने कहा क्यों? कहता मैं इनके साथ नहीं चल सकता। वो उधर चला गया और अनाउंसमेंट कर दी। खैर, क्वेश्चन इज़ कि हम जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, पिछलों ने बहुत ख़राब किया। आप ये नहीं सोचते कि पिछलों ने तो कर दिया ख़राब, आप क्या कर रहे हैं? इन्फ्लेशन बढ़ती है, नीचे नहीं जाती है। और पर्टिकुलरली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अब क्या 13.75 होगी व्हाटएवर, अब आपकी बढ़ेगी। ये जो सोचते हैं कि जी पीछे इतने का था आटा, इतने का था पेट्रोल, इस हुकूमत को अब ये आर्गुमेंट जो है बड़ी प्लेन आर्गुमेंट है। एक तो कोविड इनको पड़ गई, लेकिन इन्होंने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद इनको यूक्रेन पड़ गया, यूक्रेन के अंदर ये भी मारे गए, ये भी मारे गए, आज भी मारे गए। अब क्वेश्चन है शौकिया जाके अपने आप को फंसा लिया? नहीं जी, शौकिया नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा था। आपको 30% अगर तेल और गैस सस्ती मिल रही थी, वाई नॉट, बिल्कुल आपको लेना चाहिए। आपको जहाँ से सस्ता है, इंडिया नहीं ले रहा, इंडिया भी तो ले रहे हैं ना, हालांकि वो एलाय है और इसका अमेरिकन का भी, लेकिन वो उसके साथ भी ले रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है। हम अपने इंटरेस्ट को पोलिटिसाइज कर देते हैं और यही वजह है कि आपकी एक बिल्कुल यूजलेस डिबेट शुरू हो जाती है। उसने ये किया, उसने ये किया, और आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम पे चले जाते हैं। और यही वजह है कि आप तरक्की नहीं करते। आप मार्केट अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पेकुलेशन और एनालिसिस इतने डेंजरस हो जाते हैं कि आप समझते हैं कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। जोनाथन पेरिस
जिसने लेगाटम इंस्टीट्यूट में एक अपनी रिपोर्ट डाली पाकिस्तान में कि पीपल से पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। वो कहता है पाकिस्तान इज़ नॉट अ फेल्ड स्टेट, इट विल ट्रंडल ऑन। हम ट्रंडल ऑन करते हैं, लेकिन बस बदकिस्मती ये है कि हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं हैं। ये क्या वजह है कि 7 साल शौकत अजीज 60 रुपए पे डॉलर रख सकता है, बाद में आके 115 पे हो जाता है? क्या वजह है, मुझे बताएं ना। ये बात ये है, यू नीड गुड प्लेसेस। मैं रज़ा रूमी साहब यहाँ पे दो पॉइंट्स जो कि दोनों जानिब से कहे जाते रहे, उस पर आपका कमेंट चाहूंगी। वही बात कि एक जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, हर कोई कहता है हालात ख़राब करके चले गए। जून तक IMF को ये पैगाम चले जाना कि अब हम सब्सिडी देंगे, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से किया गया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना कि ग्रैंड डायलॉग की तरफ बढ़ा जाए, मैं अपना हिसाब देता हूँ, ये अपना हिसाब दें। क्या वाकई कोई हिसाब अवाम को देना चाहता है, या सिर्फ जो बात करें पीछे कि इंटरेस्ट अपने देखे जाते हैं और पोलिटिसाइज कर दिया जाता है हर मामले को, जो कौमी मफाद का है उसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौमी मफाद का तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से कम ही सियासी पार्टियाँ सोचती हैं। आप ये देखिए, एक रविश है, जो भी हुकूमत आती है और पार्टी आती है, वो पिछली वाली गवर्नमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती है। PTI की गवर्नमेंट आई थी, आपको याद है, पहले कई, अभी आपने खुद उसका जिक्र भी किया, अभी गुफ्तगू भी हो रही थी, PJ मीर साहब ने भी कहा, कई हफ्ते महीने हम सुनते रहे कि जी वो इसहाक डार ने तबाही फेर दी थी और नून ने ये कर दिया था। और फिर हमने देखा कि PTI की गवर्नमेंट भी जैसे वो भी मैनेज करते रहे, फाइटिंग करते रहे, और अब वो गए हैं। तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका भी यही कहना, जी वो पिछली जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा बुरे हालों में छोड़ा है। हकीकत ये है कि कोई भी पाकिस्तान में पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो मुश्किल फैसले और मुश्किल इस्लाहात करने से गुरेज़ा हैं। पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जा जो है वो ख़तरनाक हदों तक बढ़ा हुआ है, आज से नहीं स्टार्ट हुआ, अब तो दहाइयाँ हो गई हैं, और अब वो अनसस्टेनेबल, अनमैनेजेबल हो गया। इसी तरह तेल की कीमतें जो हैं हमारी, वो आलमी मंडी से जुड़ी हुई हैं। जो आलमी कीमत होती है तेल की, वो यहीं पे आती है। सभी पार्टियों ने IMF का प्रोग्राम लिया है, सभी पार्टियों को यही मशवरा दिया गया। PPP ने 2008 में किया, फिर PMLN ने किए प्रोग्राम, फिर आपको और अब ये PTI कर रही है। तो बात ये कि और वो यही शराइत होती है कि सब्सिडीज को कम करें, बजट का खसारा को कम करें, ट्रेड डेफिसिट को कम करें, और ये सारे उसके ऊपर दस्तखत भी करते हैं। लेकिन ये सारा होता है काम चलाओ पॉलिसी से। अगर मुल्क को हमने जो है उसको एक लॉन्ग टर्म सोच और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इसकी मईशत को ठीक करना है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें जल्द अज जल्द उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सफ़ेद हाथी जो हैं, हमारी बड़ी बड़ी लॉस मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं या एंटिटीज़ हैं, उनको फारिग करना पड़ेगा। स्टील मिल्स, PIA, ये अभी तकरीबन 1.25 खरब रुपए जो हैं हमारे सालाना, वो इनको लग जाते हैं, और पीछे बचता कुछ नहीं। फिर यही होता है कि नोट छाप कर तो आपको सब्सिडीज का बंदोबस्त करना पड़ता है। इसी तरह हमारे जो इसी गुफ्तगू को जो PJ ने सवाल उठाया उसके रेफरेंस से भी एड्रेस कर दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो करने के इकदामात है, या तो हुकूमतें नहीं ठहरती तो इकदामात कैसे होंगे, गुड प्लेसमेंट्स नहीं होती, इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है, या फिर नियत ही नहीं होती कि मुल्क के काम घर तो हर कोई अपना सीधा कर लेता है। ये मुल्क की जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको सीधा करने को कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, हुकूमत जरूर लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए आपने बिल्कुल सही ये कहा कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप तीनों सियासी पार्टियां जो उस वक्त बड़ी हैं, और बाकी छोटी पार्टियों को भी देख लें, मासवाए चंद एक के बाकी सारों के जो लीडर्स हैं, जो लोग आते हैं ऐवान इख्तदार में पहुंचते हैं, पार्लियामान में पहुंचते हैं, उन सब का ताल्लुक अशराफिया से है। सनतकार हो, बिजनेसमैन हो, या बड़ी बड़ी ATMs जो पार्टी के साथ मुंसलिक हो जाती हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अभी UN अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने स्टडी की थी पिछले साल, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में सालाना सैकड़ों अरब रुपए की सब्सिडीज और मराआत जो हैं वो अशराफिया को मिलती हैं मुख्तलिफ मदों में। वो मौजूद है रिपोर्ट ऑनलाइन, उसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई है। और वो कैसे ये अपने जो अभी देखिए ना, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, पेट्रोल बम जैसे कहा जा रहा है, 2 बार पहले भी होता रहा है, उसमें हमेशा ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है कॉस्ट आम आवाम को। लेकिन जो सब्सिडीज या जो मराआत उमरा को और जो ताकतवर लोग हैं उनके पास हैं, वो उनको नहीं होता। देखिए ना, ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे सनतकार हों, प्रॉपर्टी टाइकून्स हों, आप देखिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार चमका हुआ है,
लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स जो है खातिर खानी है, वो अप्रिसिएशन पे अप्रिसिएशन साहब, ये तो गुज़िश्ता पीटीआई की हुकूमत खुद कहती रही कि माफिया के आगे बेबस हो गई, कोई एक नहीं कई तरह के माफिया। लेकिन थोड़ा सा छोटा कमेंट, इसको यूक्रेन से पेट्रोल, ये बड़ा पीटीआई की गवर्नमेंट, और अभी बाद में भी लोग कह रहे हैं कि हम ये करने जा रहे थे और होने जा रहा था और पाकिस्तान फैसिलिटेट होता और प्राइसेस ना बढ़ते। अब तो आने वाली हुकूमत इस मामले पे सोच रहे कि अगर ये कर सकते हैं, पर वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जी देखिए, ऐसा मुझे नहीं मालूम कि अभी जो गवर्नमेंट है उसको कुछ मुतजाद बयानात आए हैं। ये दुरुस्त है कि पीटीआई की हुकूमत ने एक खत लिखा था रूस से, जो है वो ऑयल की इंपोर्ट के लिए, उसके ऊपर कोई मजीद बातचीत नहीं हुई। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट खुद क्राइसिस में चली गई और वो निकल गए इक़्तिदार से। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि रूस की जो तेल होता है, वो उसकी जो अक्सर व बेशतर जो उसकी क्वालिटी है वो खाम होता है, क्रूड होता है। अब उसकी रिफाइनमेंट की कैपेसिटी पाकिस्तान में उस हद तक नहीं है जिस हद तक आपको चाहिए कि आप लाकर तो उसको कर सकें। हिंदुस्तान भी इंपोर्ट कर रहा है, उनके पास रिफाइनरीज हैं बड़ी, और हमें यहाँ पर उसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है मुस्तकबिल के लिए। ये बार बार तेल की कीमत के ऊपर जो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा सारा मुबादला वहाँ जाता है। तो ये देखिए, ये आयशा की सारी जो बातें हैं ना, ये इस चीज़ की मतकाजी हैं कि हमारे यहाँ एक मिसाके मईशत हो, एक 5-10 पॉलिसी के ऊपर इत्तफाक राय हो पार्लियामेंट के थ्रू सारी पार्टियों को, ताकि अगली जो गवर्नमेंट आए उसको बदल ना सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुजम्मिल असलम साहब, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त अपोजिशन की जानिब से मीसाक़े मईशत की बात की गई। अभी पीजे साहब भी जब बात कर रहे थे, उनकी जानिब से भी ये बात की गई कि हम जो मफादात हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको पोलिटिसाइज ना करें। तमाम सियासी जमातें हुकूमत कर चुकी हैं, तमाम को ही मसाइल का अंदाज़ा है कि इस मुल्क के लिए मईशत कितनी अहम है और मईशत की बुनियाद पर सब खड़ा होगा। अभी रजा भी कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से कुछ और कौमी मफाद के मामलात होते हैं, कौमी सलामती के इशूज़ होते हैं, उस पर सियासत नहीं होती। आज की ये सारी सियासी जमातें बैठ कर ये तय कर लें कि मईशत के मामले के ऊपर सियासत ना की जाए। जैसे रजा ने कहा मिसाके मईशत की ज़रूरत है, पीटीआई के अंदर भी डिस्कस होता होगा, क्योंकि ये मामलात तो किसी एक तक महदूद नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम के फ्यूचर को लेकर हैं। किसी मिसाके मईशत और तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करने के लिए कुछ हो सकता है, इम्कानात हैं? देखें, ये लफाजी है, ये मिसाके मईशत। मुझे बताएं तो सही कि पूरी दुनिया में कहाँ पे किसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या कहाँ पे क्या किया हुआ है। इतना अगर इनको सारों को मिसाके मईशत करने का शौक है, 18वीं तरमीम भी तो की थी ना इन्होंने, उसी वक्त कर लेते और डाल देते कुछ कानून कि जी इस पे कोई बात नहीं करेगा। ये जमहूरियत है, किसी का राइट है कि वो तेल पे प्रोटेस्ट करे। अभी मैं पोस्ट देख रहा था कि जर्मनी में तेल की कीमत बढ़ी, हज़ारों लोगों ने सड़क में एज अ प्रोटेस्ट गाड़ियां बंद करके चले गए थोड़ी देर के लिए। तो मईशत पे कौन सी मिसाक, मतलब मुझे बात समझ नहीं आ रही। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो जो है टैक्सेस के थ्रू अपनी हुकूमत चलाती है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो टैक्स कम करके हुकूमत चलाना चाहती है। दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये क्यों डर रहे हैं? मतलब हमने देखें, इन्होंने अभी अगर 60 रुपए कीमत बढ़ाई पेट्रोल की, हमने भी तो 54 रुपए बढ़ाई थी। 1 जून 2021 से लेकर 15 फरवरी 2020 6 महीने में हमने 14 दफा मुसलसल जो है कुल मिला के 54 रुपए लीटर पेट्रोल का बढ़ाया। और 14 दफा जो है ये दोनों पार्टी के लोग आ गए और 14 दफा इन्होंने जो जो किया हमारे साथ, हमने तो किसी से नहीं कहा कि हमें जो है गारंटी दिला दें तब हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, हमारी हुकूमत को बचा दें तब हम करेंगे। हमने तो नहीं कोई ऐसी बात की। ये जो आपने कहा मिसाकी मईशत कैसे मुमकिन है और क्या, मैं जरा एक छोटा सा कमेंट आप इजाजत दीजिए तो रजा जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो कहते हैं तो लफाजी है, इसका मतलब है जो अभी हुकूमत और पहले अपोजिशन थी वो लफाजी कर रही थी। क्या किसी मिसाकी मईशत की इस मुल्क, इस माशरे को जरूरत नहीं है और मुमकिन ही नहीं है? मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं। देखिए जी, वो मुजम्मिल साहब को शायद नाम पसंद नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ उसको मिसाके जमहूरियत नाम बदल दें, उसको ट्रैश कर दें। आप पॉलिसी के ऊपर एक कौमी पॉलिसी जो एजेंडा है उसके ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, जो बड़ी बड़ी चीजें जो कि पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है इस मुल्क में, अगर आपने एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म करने हैं, अगर आपने जो बिजली चोरी होती है, लॉसेस होते हैं, गर्दिशी कर्जे के ऊपर पॉलिसी को बेहतर करना है, फिक्स करना है, मराहत कम करनी है, उसके ऊपर कोई 5-6 नुक्तों के ऊपर इत्तफाक कर लीजिए, ताकि ये गवर्नमेंट भी तो आज मुस्तकिल तो नहीं रहेगी ना, ये भी चली जाएगी, इलेक्शन हो गया, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है वो भी उसके ऊपर कारबंद हो, उनको भी यही मसाइल मिलेंगे दोबारा, जो मसाइल मुस्तकिल चले आ रहे हैं पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं।
लोगों को जो है बेचारे अवाम का क्या कसूर है अगर अशराफिया आपस में लड़ती रहें और पार्टियां जो कि इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर्स में कभी में आती रही, हम तो देखते रहे। ये दो पॉइंट आए, जरा पीछे का पॉइंट भी इस पे ले लें कि क्या किसी मिसाक़े मईशत की जरूरत है, कोई ऐसे बड़े मसाइल हैं कि उनको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। पीछे फरमाइएगा। और जिस तरह कौमी सलामती के इशूज है, कमेंट नहीं होता, एक डायरेक्शन होती है। ये मईशत को इस तरह लिया जा सकता है? ये जो मुजम्मिल कह रहे हैं आप उससे एग्री करेंगे कि नहीं लिया जा सकता? देखें, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे आर बिजनेसमैन। इन्होंने तो अपने इंटरेस्ट देखना है। आप मुझे बता दें, कोई गरीब पार्लियामेंटेरियन है प्रोविंशियल असेंबली का, नेशनल का, सेनेट का, कोई गरीब आदमी हो, बड़े चंद लोग होंगे। द क्वेश्चन इज़, यहाँ आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इकॉनमी की जब बात होती है, बल्कि मेरा ख्याल, हाँ, आप आयशा, आप उस वक्त थी ARY में, मैंने सवाल किया था इनको, बेनज़ीर को और नवाज शरीफ को, कि क्या ये म्यूज़िकल चेयर्स ही अब होता रहेगा आपका? नो, इट वोंट हैपन लाइक दैट। द क्वेश्चन इज़, हमें कोई ना कोई एक बंदा चाहिए या एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि जिसको हम टारगेट करते रहें और अपनी गेम जो है वो करते रहें। इसहाक डार, मैं आज आपको बताता हूँ, टॉप 4 रिचेस्ट पीपल इन पाकिस्तान, वो कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रेट है, लेकिन इस पे पॉलिटिकल वो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं। वो कहते हैं इसने बड़े अच्छे काम किए। अब द क्वेश्चन इज़, इसहाक डार को आप लेके आए, देखें ना, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, मिफ्ता इस्माइल इज़ नो मैच एंड नो क्लास टू इसहाक डार। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दैट। आप इसहाक डार को लेके आए, या आप उसको जो देखो ना, अगर आप बाहर से बैठ के मियां नवाज शरीफ से आप गाइडेंस ले रहे हैं, तो आप इसहाक डार से भी गाइडेंस लें और ओपनली लें, बिकॉज यहाँ किसी पार्टी का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला। आने से रोका हुआ है सर, उनको आने से किसने रोका? उनका मुल्क है, जब दिल चाहे आ जाए। आते हैं तो नहीं है। देखें ना, इस मुल्क को तो फेस करने को तैयार नहीं है। आपने एक और एक पेंडोरा बॉक्स क्वेश्चन खोल दिया। अब क्वेश्चन इज, यहाँ ये कहते हैं कि भाई ये जुडिशरी आपको इंसाफ नहीं देगी, यहाँ कहते हैं नैब आपको ये नहीं करेगा, फलाना नहीं करेगा। तो इंसाफ भी मर्जी और पसंद का चाहिए, जज भी मर्जी और पसंद का चाहिए। एक और पेंडोरा बॉक्स है। गुज़िश्ता रात से ये जो बाबर अवान साहब हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू की और उसमें इमरान खान साहब की जान को लाख खतरात की बात की है। मैं जरा इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप सबका कमेंट चाहूंगी कि स्पेसिफिक थ्रेट है, जनरल थ्रेट है। आयशा एक सेकंड, आयशा जी कहिए एक सेकंड। आयशा, जो आपका प्रोसिक्यूशन और डिफेंस है ना, इन दोनों को पता है कि सच क्या है। ट्रायल तो जज है, ये ट्रायल में जज है, इसका ट्रायल हो रहा है। ये दोनों को पता है कि सच्चाई क्या है। सर, असल में सच्चाई फिर उन सबको पता है जो ऊपर बतौर अशराफिया मौजूद हैं। आम आवाम के सामने एक बारीक सा पर्दा धोखे के नाम पर मौजूद है और अपने अपने लोगों को वही कुछ कहा जाता है। मुझे ये फरमाइएगा कि सिक्योरिटी का मामला बहुत बड़ा इमरान खान साहब को लेकर उन्होंने खुद भी अपने एड्रेसेस के अंदर बार बार बात की, जान को खतरे की। बाबर अवान साहब ने गुज़िश्ता रोज इसके ऊपर बात की है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि PTI की जानिब से कहा गया सिक्योरिटी वापस ले ली गई, आज राना सना की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी उसी तरह से मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए और सिक्योरिटी स्टाफ का किरदार, क्योंकि हम बहुत कुछ देख चुके हैं अपनी तारीख में, एक हिस्ट्री है हमारी लीडर्स को लेकर, उनकी सिक्योरिटी के मामले को लेकर। क्या बनी गाला के बाद खुद PTI ने भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं? राइट नाउ हुकूमत के तसल्ली बख्श इक़दाम हैं, जो पैगाम रसानी दोनों जानिब से हो रही है, सेफ है या सिर्फ दबाव बढ़ाए जा रहे हैं? आयशा, सोशल मीडिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक वेव चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान विल बी असैसिनेटेड इन बनी गाला। अब वो कहते हैं जी, इनको कहें कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, ये करें वो करें। द क्वेश्चन अराइजेस कि जो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपने उसको पूरी सिक्योरिटी देनी है जिस तरह के एक प्रोटोकॉल होता है। यहाँ वो चीज़ नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इनको सिक्योरिटी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। आपने कॉन्फ्लिक्ट देख लिया बिटवीन दी KPK फोर्सेस एंड द फेडरेशन फोर्सेस कि वो आपस में इनके किस तरह के क्लैशेस हो गए। अब ये जो चीज़ें हैं, ये ऑप्टिकल आपको एक अच्छे ऑप्टिक्स नहीं देते हैं दुनिया के लिए। सो हमें इसको ओवरकम करना है और मैं इमरान को भी यही कहूँगा। आई थिंक बिल्कुल जो उनका मौक़िफ़ है, जो भी है, ही इज़ द बेस्ट जज फॉर दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे ही हैज़ टू सिमर डाउन and talk with the government in order for the future of the country. देखो, रोड के ऊपर ना कोई लॉ बनता है ना कोई डिसीजन होता है। वहाँ एक ही चीज़ होती है कि एक एहतजाज होता है बहुत बड़ा, लेकिन लॉ एंड आप कह लो कि जो भी आपके कानून साजी है वो पार्लियामेंट में होती है। हमने उधर करना है, उधर लड़ो।
जो मर्जी करो, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, बट फाइट इन दैट डोमेन। आप पूरी कौम को, अपने इलेक्ट्रेट को जब आप लेके आओगे, आई थिंक वो ये नहीं कि इमरान जीतेगा या हारेगा या गवर्नमेंट जीतेगी हारेगी, आप एक गलत ऑप्टिक्स दे रहे हो पर्टिकुलरली अपने एडवर्सरीज को। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपके प्रोग्राम में रॉ ऐसी मूवमेंट्स कर रहा है, आपके टॉप बिजनेसमैन बाहर उन पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा के उनको पकड़ के मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स में डाल रहा है, और FATF को कह रहा है कि ये पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, इनको ग्रे लिस्ट में रहने दें। ये रॉ की मूवमेंट है, विच मीन्स FATF आप पर जोर डालेगा, और विच मीन्स कि फिर आपके जो आप कह लो कि जो एहसासें हैं या जो आपके फोर्सेस हैं या आपके जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये और डिटोरेट करेंगी। सो आई थिंक वी नीड टू बी मच मोर केयरफुल देन आवर इंटरनल बिकरिंग्स। अच्छा, मैं इससे पहले कि मुजम्मिल साहब से इस पे ओपिनियन लो, रजा कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा कि ये जो जिसकी बात बहुत हो रही है, जिसको मैं सवाल में रख रही थी, क्या राना सना ने जो बयान आज दिया, उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी जिस तरह से थी वापस वहां पर मौजूद है, लेकिन साथ ही अगला जुमला भी जो उनका कोट हो रहा है इस वक्त, वो भी उन्होंने कह दिया कि जब उनकी जमानत खत्म होगी तो यही सिक्योरिटी उनको अरेस्ट कर लेगी। अभी पीजे ने बात की अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट को बहुत मोहतात अंदाज में बयानात नहीं देने चाहिए उनकी सिक्योरिटी को लेकर। इसको क्या जनरल थ्रेट लिया जाए, स्पेसिफिक थ्रेट लिया जाए? उनकी पार्टी के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। देखिए, बात यह है कि आयशा, ये इस तरह की जबान और गुफ्तगू तो बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे तो कभी इंडोर्स कर ही नहीं सकता, और सियासतदानों को तो बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ होता है कि वो, क्योंकि उनकी बात लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उनको मानते हैं, उनके पीछे जाते हैं, और ये इससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आपको शायद याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट जो थी, राना सनाउल्लाह साहब तो खुद उनके जो अदाब के निशाने रहे, उनके ऊपर जाली केस डाला गया हेरोइन का, कितने किलो हेरोइन उनसे बरामद की गई। उसके बाद वो जो आफरीदी साहब हैं, उन्होंने कस्में भी खाई कि जान तो अल्लाह को देनी है वगैरह वगैरह, मगर फिर वो केस जो है वो हवा हो गया। वो जो साहब थे वो उसमें ANF के, वो भी पीछे हट गए, और बाद में यही पता लगा कि वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था। और ये इस तरह की गवर्नमेंट तो के जो मिनिस्टर्स थे वो बारहा ये बयान देते थे कि आज हम इसको पकड़ लेंगे, आज उसको पकड़ लेंगे, इसको अंदर कर देंगे। खुद खान साहब ऐसी बातें करते थे। अब बात ये कि ये साइकिल, विशेष साइकिल कैसे खत्म होगा, सवाल ये बड़ा है, और इसका यकीन जानिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो एक बदकिस्मती से सिलसिला जारी है, और ये मुझे बदलता नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम शॉर्ट टर्म। ये वाकई एक अफसोस की बात है, जिसको आप कह रहे हैं विशेष साइकिल कैसे खत्म होगा, कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आता। ये पर्सनलाइज्ड किस्म की चीजें कम से कम गवर्नमेंट के एंड पर नहीं होनी चाहिए। मुजम्मिल असलम साहब, यही जो मामला है, इमरान खान साहब को लेकर जो थ्रेट की बात बहुत हो रही है, आपकी जमात के अंदर से ही आवाज आई है, बाबर अवान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करा, इमरान खान साहब कह चुके हैं। खुद जमात के अंदर इसके ऊपर कितनी बात हुई, क्या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको नोटिस कर रहे हैं? क्योंकि बाबर साहब ने तो अपनी वीडियो में बहुत सी बातों को पॉइंट आउट भी किया है। अब वहाँ पर सिक्योरिटी के मामले को लेकर कितना कंसर्न है, गवर्नमेंट के साथ कितना ऑन बोर्ड है? क्योंकि जाहिर बात है वो उनकी सिक्योरिटी भी इंस्टॉल्ड है, आपकी सिक्योरिटी भी इंस्टॉल्ड है, आपस में कोऑर्डिनेशन किस किस्म का है? मुजम्मिल साहब, आपका माइक गालबन ऑफ है। जी, पहली बात कि जिस तरह आप वीडियो आपने इस तरह मैंने की, और मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि खान साहब आज बनीगाला किसी भी टाइम पहुंच जाएंगे, और वो जो है यहाँ से अपनी सियासी एक्टिविटीज़ का जो है वापस से जो है रिज्यूम करेंगे। बात ये है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो कितनी गैर जिम्मेदार है। ये मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ और उनके जो नीचे के लोग हैं, वो पिछले एक हफ्ते से बार बार ये जो है पेशावर जाके छुप गया है, पेशावर में यूं हो गया है, ये डरपोक है, ये गिरफ्तारी से ये है वो है। अगर इनको बात की तय और सेंसिटिविटी का नहीं पता, तो ये क्यों इंस्टिगेट कर रहे हैं किसी को, और जो है ये जानबूझ के जो है वो माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जिस पे कोई हादसा हो जाए और उसका ये सियासी फ़ायदा उठा लें। यही सियासी फ़ायदा इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी उठाया, बाद में मगरमच्छ के आंसू बहा दिए जब उनके साथ हादसा हो गया, और उसके बाद मिसाक जमहूरियत को भी किस तरह हवा पे, जो अभी मैं बात भी कर रहा था, हवा में उड़ा के एक दूसरे के इन्होंने जो है गलों में और गिरेबानों में हाथ डाला। वही चीज़ जो है ये बार बार कर रहे हैं। एक तरफ ये कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह की जब मैंने सुबह ट्वीट देखी तो मुझे नहायत ही अफसोस हुआ कि कितने गैर जिम्मेदार आदमी के हाथ में इस मुल्क की जो है ये वजारत दाखिला दे दी है।
वो एक तरफ कह रहे हैं कि जी खान साहब को मैं वहाँ सिक्योरिटी दूंगा और यही सिक्योरिटी इसको गिरफ्तार करेगी। मेरे जहन में वो बातें घूमना शुरू हो गई जो सलमान तासीर के साथ हुआ, कि मतलब ये किस तरीके से थ्रेट कर रहे हैं लोगों को और इंस्टिगेट कर रहे हैं, और इतनी गैर जिम्मेदारी जो है। अगर कुछ हुआ खान साहब को, मैं आपको एक बात अभी बता रहा हूँ, ये तमाम की तमाम पीडीएम लीडरशिप लिख ले कि ये सारे के सारे पे पर्चा होगा और ये सारे के सारे अंदर होंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग अगर इस तरह की धमकी। और रहा सवाल खान साहब का, वो एक ईमान उसका इतना मजबूत हो चुका है, आपने उसको जलसों में देख लिया किस तरह खड़े होकर वो जलसे, उसको कोई जिंदगी मौत का खौफ नहीं है। वो कहता है मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान जरूरी है, और वो इस चीज को उसमें तुला हुआ है और वो करता रहेगा। और जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं वो सोच लें कि उनके साथ होगा क्या अगर खान साहब के साथ एक आंच भी आई उनको। और खान साहब तो वीडियो भी रिकॉर्ड करवा चुके जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें नाम भी दे दिया हुआ है। सब कुछ है जो उन्होंने बयाना दिए, मेरी कोई उनसे राब्ता इस चीज पे नहीं है। मैं ये आपको एज अ स्पेक्टेटर बाहर से बैठ के ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जो नून लीग वाले और उनके नीचे वाले जानबूझ के इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसको तो बुला लें जो लंदन गया था 2 महीने के लिए। ठीक है जी, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीजे, पॉलिटिकल कार्ड्स इमरान खान साहब के एक्सपायर हो चुके हैं या स्टिल वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि अभी आपने भी गुफ्तगू में कहा कि असल मामला तो पार्लियामान में हल होना है। आपके ख्याल में कि पॉलिटिकल कार्ड्स मौजूद है अभी इमरान खान साहब के पास या रोड्स ही हैं? देखें, इमरान हमेशा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक कार्ड होगा फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इमरान बेसिकली एक चेक पोस्ट है फॉर पीपल्स पार्टी एंड PMLN। इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली कभी आएगी भी नहीं, ना आती है वो, तो उनके लिए एक ही ये पार्टी है और इमरान खान है जो कि एक पॉलिटिकल चेक पोस्ट पे बैठा हुआ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल उनकी जो एक्सपायरी, नो, मैं समझता हूँ ये गेन कर रहे हैं, ही इज़ गेनिंग मोर ग्राउंड। मैं जहाँ भी तो जिससे भी बात करता हूँ लॉन्ग मार्च या धरने के लिए जो वो बार बार कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं कि हमें आने के लिए तहफ़्फ़ुज़ मिले, रास्ते ना बंद हो। बात इतनी है कि वो जो कह रहे हैं मुझे इलेक्शंस की आप डेट दे दें, आप डेट दे दें इलेक्शंस की, आप हर चीज़ डिफ्यूज़ भी कर देंगे, आपकी गवर्नेंस भी एक स्टेबलाइज हो जाएगी और पाकिस्तान आगे चलेगा। भाई आप क्यों नहीं देते हैं? आप तो कह रहे थे सारे महंगाई को ख़त्म करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वेरी गुड। आपने आए हैं, आपने उन पर ब्लेम डालना शुरू कर दिया, आपने तो नहीं ख़त्म की। आप तो जो महंगाई अगर वो रहते भी इन्हीं के हाथ आनी थी, लेकिन इनको शौक था आने का, भैया आप आ जाओ करो। सो द क्वेश्चन इज स्टॉप ब्लेमिंग द पास्ट, गो फॉरवर्ड एंड डू योर बेस्ट फॉर द कंट्री। यही इमरान ने भी आज का जलसे में कहा है, ओ भाई तुम आए हो, तुम काम करो, तुम प्रूव करो। लेकिन फिर इमरान खान साहब तो इलेक्शन के साथ एक और बात भी कहते हैं, अगर मुझे 2/3 ना मिली तो मैं फिर इलेक्शन की तरफ जाऊंगा, फिर ना मिली तो फिर इलेक्शन की तरफ। तो ये वो, क्योंकि अभी ये जो बैठी इत्तेहादी हुकूमत ये कह रहे थे कि हम तो देने जा रहे थे तारीख, मगर हम एक शख्स के दबाव के ऊपर तारीख अब नहीं देंगे। देखें, ये जो इमरान बात कर रहे हैं, ये तो फिर आपको इलेक्शन में आना पड़ेगा और आपने वहाँ आपको टेस्ट देखना पड़ेगा। क्राउड्स बहुत आ रहे हैं, ज़बरदस्त क्राउड्स आ रहे हैं, नो डिफरेंस। लेकिन ये क्राउड जितना भी आ रहा है, विल इट बी कन्वर्टेड इनटू अ वोट? दैट इज व्हाट मैटर्स, नॉट द क्राउड्स। ठीक है रजा साहब, ये बात हो रही है या तो मामला पार्लियामान के अंदर हल होंगे या सड़क के दबाव से। पिछला 1.5 महीने से हम देख रहे हैं क्राउड निकल रहा है, लेकिन अभी स्ट्रेटेजी अब नजर नहीं आ रही 25 के बाद, जिसको बार बार देने की बात की गई। इमरान खान साहब के आपके ख्याल में पसे पर्दा राब्ते हैं, कोई पेशरफ्त है? हुकूमत से जब पूछा जाए तो वहां कोई राब्ते हैं ना कोई पेशरफ्त है। आपकी राय में क्या इमरान खान साहब वापस पार्लियामान में आने के उनके इम्कानात हैं या उनको सड़क के दबाव से कुछ हासिल होगा? जी देखिए, अभी तो इमरान खान साहब का पार्लियामान में आने का फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। जो इतलात हैं वो यही है कि उनके रवाबित जारी हैं और वो यही देख रहे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट से पहले वो जो है बात नहीं बनी। वो आपने देखा इस्लामाबाद आए, फिर वो डॉन की खबर ही थी, अगर आपने भी पढ़ी होगी, कि एक साबिक चीफ जस्टिस, एक रिटायर्ड जर्नल और एक बिजनेसमैन ने
उनको वापस भेज दिया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीदें और आसें अब लगा दी हैं, वहाँ पे पिटिशंस दाखिल की हुई हैं कि मुझे प्रोटेक्शन दें और ताकि मैं आके तो धरना कर सकूं। पता नहीं ऐसा कैसा दुनिया की तारीख में कोई ऐसा इनकलाब नहीं होता जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रूव करे तो फिर आप आते हैं। अगर आपने सियासी लड़ाई लड़नी है तो लड़ें, लेकिन ये तरीका कार अगर ये अब सुप्रीम कोर्ट से उनकी उम्मीदें नहीं होंगी, जो पिटिशंस अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, तो फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। उनकी पार्टी के जो उनके एमएनएज हैं उनको आना पड़ेगा पार्लियामेंट में, क्योंकि सिस्टम से बाहर ज़्यादा देर वो रहेंगे तो वो यकीनन ना सिर्फ अभी अपनी अफादियत खोएंगे बल्कि उनकी खुद पार्टी को भी खतरा होगा। पार्टी में शिकस्त और रेख्त की जो अफवाहें उड़ी हुई हैं वो भी हो सकती हैं। मगर आयशा, मैं आपको ये बात ज़रूर कह दूं कि ये जो सियासत है सड़कों वाली, इसका कोई समझ में, ये समझ से बालातर है। अभी सारे लोग, आपने भी जिक्र किया, पीजे साहब भी कह रहे थे भाई आप अपना काम करें, हुकूमत को काम करके दिखाएं। भाई वो कहाँ से काम करें? कितने तो एक महीने के अंदर एक लॉन्ग मार्च हो गया है उसको बंद करने में, हुकूमत उसको मैनेज करने में, और वो उसके हर हुकूमत की तरीके से हम इत्तेफाक नहीं करते, क्रैकडाउन बिल्कुल गलत होता है, लेकिन आप हुकूमत की तवज्जो बिल्कुल हट गई है। अभी जो आलमी मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, बहुत ही मौकर जरीदा है, उन्होंने कल एक मजमून छापा है, परसों बल्कि, जिसमें उन्होंने कहा कि नई हुकूमत को इमरान खान काम करने नहीं दे रहे और माशी तौर पर संभालने नहीं देंगे। मैं बिल्कुल लास्ट, जी थैंक यू रजा, मैं बिल्कुल एक लास्ट सवाल मैं मुजम्मिल साहब को इसी पे जी मुकम्मल कर ले रजा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है, पाकिस्तान का एक जोक बन रहा है कि कभी वो कहते हैं साजिश हो गई है, कभी कहते हैं पहले से पता था, अब वो ये कर रहे हैं। तो खुदा के लिए पार्लियामेंट में जाए, वहां लड़ें, जो मर्जी करें, गिराएं इस हुकूमत को, लेकिन पार्लियामेंट के फोरम को चूज करें। जी पीजे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं प्लीज जल्दी से। जी ये जो अभी रजा बात कर रहे हैं कि देखें ना, अभी ये जो अगर गवर्नमेंट नहीं काम कर रही, बिलीव मी आइंदा इलेक्शंस के अंदर भी जिस तरह इन्होंने पहले कहा कि जिन पीशिंग वो उसने आना था तो देखो वो ख़राब हो गया, ये नैरेटिव आगे भी इस्तेमाल होगा। याद रखना आप कि जी हम तरक्की नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि हमें काम ही नहीं करने दिया। हम तो 10 साल से यही देख रहे हैं, आपके पास पॉलिटिकल, हाँ यही स्टेटमेंट है, और यही आपको पॉलिटिकल वो जो नैरेटिव्स मिलेंगे, यही पॉलिटिकल नैरेटिव्स मिलेंगे, कोई वे फॉरवर्ड दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल आखिर में मुजम्मिल साहब एक लास्ट, अभी ये जो गुफ्तगू हुई इसमें एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात और मामला, और इमरान साहब बार बार कहते हैं कि वक्त नहीं है, आपने न्यूट्रल होना है। रजा ने इकोनॉमिस्ट के उसका भी हवाला दे दिया। एक डॉक्टर कैसर बंगाली का स्टेटमेंट था और वो उसी से मिलता जुलता स्टेटमेंट था पाकिस्तान के दिवालिये को लेके और हमारे न्यूक्स और हर चीज़ को, जिस पर आपने ट्वीट करके कैसर बंगाली साहब को एंटी स्टेट का। उसी किस्म की बात गुज़िश्ता हफ्ते में इमरान खान साहब ने भी की। तो क्या इमरान खान साहब इस वक्त जो पोजीशन ले रहे हैं, वो जहां वो मामला ठीक करना चाह रहे हैं वहां ही उनके मामलात को खराब नहीं कर रहे, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान ने किसी को काम से नहीं रोका। 6 हफ्तों में 6 बैरूनी दौरे कर लिए बैठ के, और इमरान खान के 3.5 साल में आप बता दें कि कितने लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, कितनी दफ़ा जो है पीडीएम ने तहरीक चलाई है और क्या क्या नहीं हुआ। तो उस वक्त ये क्यों नहीं ख्याल आया हमारे दोस्तों को कि ये उधर भी उस वक्त मशवरा दे दिया जाता। ठीक है, इमरान खान की अपनी तहरीक है। रहा सवाल ये कि आप अभी भी ज़रा वो स्टेटमेंट को रन करें। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मुल्क दिवालिया होता है तो सबसे बड़ा नुकसान फौज को हो जाएगा और उसके एसेट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने अभी बात बोली है, मैंने 2016 में बोल दी थी ये बात। ठीक है, और उसके लिए हमें अपने डेट्स और मुल्क को सीधा रखना है। कैसर बंगाली साहब ने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, देखिए कैसर बंगाली साहब ने कॉन्टेक्स्ट बनाया कि ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल से मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा और मुल्क जो है ये हो जाएगा। उन्होंने एक स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी के बिल की मुखालफत पे जो है, और अभी क्योंकि इनकी हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो, तो क्यों नहीं रिवर्स करा रहे उसको? उन्होंने उससे लिंक किया है। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर किसी भी वजह से डिफॉल्ट करता है तो उसमें सबसे पहले जो है नुकसान हमारे एटमी मगर मुजम्मिल साहब, साथ ही आप लोग ये नहीं कह रहे कि आप लोग ज्यादा बेहतर रीड कर रहे हैं और इस मुल्क के वो तमाम इदारे जो कि बहुत सी अहम जिम्मेदारियों के साथ और बहुत सी चीजों को शायद ज्यादा ऊपर से देख रहे हैं, वो बेहतर रीड नहीं कर रहे इस सिचुएशन को? देखिए, बात सारी ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आप जो है 60 दिन का हिसाब किताब निकाल दें, 4000 अरब से कर्जे बढ़ गए हुए। डॉलर का हाल आप देख लें, $1 किसी ने इनको दिया नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट खसारा इनसे नहीं मैनेज हो रहा, बैरूनी किसी मुल्क से जाके कोई इमदाद नहीं ला सके।
जब तक देखें, एक छोटी सी मिसाल लूंगा 10 सेकंड के अंदर। ठीक है। एक बैंक में तमाम खातेदारों के जो है ना पैसे पड़े होते हैं, तो बैंक में अगर कोई वो तमाम खातेदारों के पैसे बैंक कोने पे नहीं रखता, एक आता है जमा कराता है, दूसरा आता है निकाल लेता है। तो इसी तरीके से अगर मुल्क में डॉलर की आमदोरफ्त नहीं होगी और सिर्फ निकालने वाले आएंगे तो आप कितने दिन चल सकेंगे? इस वक्त पिछले 60 दिन में इस मुल्क में $1 नहीं आया, और अगले अगर चंद महीने ऐसे रहा तो आपका दिवालिया हो जाएगा। इसमें गलत बात क्या बोली है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब के मुल्क दिवालिया की तरफ जाएगा अगर माशी इस्तेहकाम ना हुआ और चीजें ना संभल सकी, और उनके ख्याल में कि इस वक्त चीजें की तरफ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, रजा रूमी साहब, पी जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। माशी अदम इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस्तेहकाम हो कैसे, क्योंकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।